हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ओशियनोग्राफी। हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 4 परिमंडल हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और वायोस्फीयर। जहां लिथोस्फीयर या स्थल मंडल संपूर्ण स्थल का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वायु, ठीक है, जितनी भी वायु है सबका रिप्रेजेंटेशन करता है। और यहां पर हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल को, और वायोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है हमारे यहां पर समस्त जीव जंतु जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन आज हमारा जो इंटरेस्ट का विषय है वो है हाइड्रोस्फीयर। तो आज हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर में हुए है जितना भी हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जल पाया जाता है, और सबसे ज्यादा जल हमारा कहां पाया जाता है? ओशियन में। इसलिए आज हम समुद्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे महासागरों के बारे में। तो चलिए क्लास प्रारंभ करें। क्लास प्रारंभ करें उससे पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पृथ्वी के थोड़े से आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे जो आपने खूब पढ़ा है। अगर हम देखें तो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है, फिर इसके बाद आउटर कोर है और इनर कोर है। यहां पर देखें तो क्रस्ट के ऊपर ही वाला जो पार्ट है, यहां पर जहां हम रहते हैं, सरवाइव करते हैं, इस वाले पार्ट को हम सरफेस के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सरफेस। सरफेस का मतलब होता है धरातल। ठीक है, अगर धरातल है तो फिर धरातल का कोई ना कोई एरिया तो होगा, तो सरफेस का एरिया भी होता है। अब सरफेस का एरिया कितना है? 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जिसे 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते। इस संपूर्ण एरिया के 29% भाग पर वाटर नहीं है, और वाटर यानी ऊपर नहीं भरा हुआ है, और उसके बाद 71% भाग पर यहां पर पानी भरा हुआ सरफेस पर। ठीक है नहीं? और इस सरफेस को जिस पर वाटर भरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहेंगे? जल मंडल कहते हैं। जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। और जहां पर जल नहीं भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। लैंड को हम स्थल बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगर इस स्थल की बात करें तो ये बड़े बड़े आपको जो भाग दिखाई दे रहे हैं, यानी भूमि के बड़े बड़े भाग जो एक दूसरे से पृथक हैं, उनको हम महाद्वीप कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहां पर एक आपको एशिया कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, तो उसकी बगल में ही आपको यहां पर यूरोप दिखाई देगा। इसकी और बगल में आपको यहां पर अफ्रीका दिखाई देगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है। जानते हो ना? अंटार्कटिका, अंटी मत पढ़ लेना ऐसे, अंटार्कटिका। और ये क्या है? इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर। लेकिन महाद्वीपों ने कुछ कर रखा है, अब गौर कीजिए। ये महाद्वीपों ने इस वाटर को 2 भागों में बांट दिया। यहां पे दिखाई दे रहा है? यानी अगर ये महाद्वीप नहीं होता तो ये जो जल है वो एक दूसरे से क्या हो रहा होता? जुड़ रहा होता। अगर ये नहीं होता तो ये वाला वाटर इससे जुड़ रहा होता, ये नहीं होता तो ये वाला वाटर इससे जुड़ रहा होता, और ये नहीं होता तो ये वाटर इससे जुड़ रहा होता। इसका मतलब है कि इन महाद्वीपों ने जल को बहुत बड़े बड़े भागों में विभाजित कर दिया है। याद रखो, इन विभाजित भागों को ही महासागर या ओशियन कहते हैं। और हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 5 ओशियन हैं। 5 ओशियन को अगर हम जानें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ओशियन यानी महासागर है, जिसे हम पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। ये प्रथम स्थान रखता है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, और 5 पांडव है, 5 पांडव में सबसे बड़ा है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। अगर हम दूसरे सबसे बड़े ओशियन की बात करें तो इसको हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये वही महासागर है जहां पर टाइटैनिक जहाज डूबा था। इसे हिंदी में अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है।
थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये इंडियन ओशियन है, और ये इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन, जैसे हम हिंदी में हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। चौथे की अगर बात करें तो चौथा आपको यहां पर दिखाई देगा, जिसका नाम है सदर्न ओशियन। इस सदर्न ओशियन की बात करें तो यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर, और दुनिया के सबसे छोटे महासागर की बात करें तो यह है आर्कटिक, जिसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जानते हैं, और यह दुनिया का सबसे छोटा या दुनिया का पांचवा महासागर है, पांचवा। अगर इन सारे ओशियंस के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ली जाए तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनका अवरोही या आरोही क्रम बताओ, इनका डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर बताओ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहां पे बता दिया, सबसे छोटा ये आर्कटिक है, उसके बाद सदर्न ओशियन है, उसके बाद इंडियन ओशियन है, एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। अगर हम इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें कि बड़े से छोटा 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 छोटा, तो उसके लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, पैसा। ठीक है, पैसा से आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, लेकिन यहां से एक फैक्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि पी से बनता है पैसिफिक ओशियन, ए से बनता है एटलांटिक ओशियन, आई से बनता है इंडियन ओशियन, एस से बनता है सदर्न ओशियन, और ए से बनता है आर्कटिक ओशियन। ये अपने आप में एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसे आप आराम से याद कर सकते हैं। अगर हम पैसिफिक ओशियन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इतना बड़ा महासागर है कि सभी महाद्वीपों को अपने अंदर ये डुबा सकता है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा को भी अपने आप में डुबा सकता है। इतना बड़े हैं भाई साहब, ये यहां भी है और यहां भी है। अब आप कहोगे सर दो दो जगह कैसे? अरे पृथ्वी गोल है, जानते नहीं हो क्या? है ना, पृथ्वी गोल है, इस कारण ऐसा है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन इसके आकार कभी कभी पूछ लेता पेपर में, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। ये लगभग लगभग गोलाकार है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, एटलांटिक ओशियन। यहां पर टाइटैनिक जहाज डूब गया था, लेकिन इसका आकार देखिए, गौर कीजिए, यहां से लेकर यहां तक इसका आकार लगभग एस जैसा है। कि कभी पूछ ले कि बताओ हमारा कौन सा महासागर एस जैसा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा हमारा इंडियन ओशियन लगभग त्रिभुजाकार, अगर ऐसे देखेंगे ना तो लगभग त्रिभुजाकार है ये। ठीक है, ये इनका आकार नहीं है। सदर्न ओशियन की बात करेंगे तो इनका कोई आकार है ही नहीं। ठीक है, सदर्न ओशियन हो गया, और इसके बाद आर्कटिक ओशियन है। लेकिन यहां पर आपको कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गौर कीजिए कि मैंने आपको यह बताया कि ये सारा जो महासागर है एक दूसरे से जुड़ सकते थे, लेकिन महाद्वीप बीच में आ गए। इसका मतलब है महासागरों की सीमाएं कौन बना रहा है? महाद्वीप बना रहे हैं, या बहुत सारे देश बना रहे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन हमारा जो सबसे जो नीचे अंटार्कटिक है, ये तो सदर्न पोल पर है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा यह है सदर्न ओशियन, ये इसके ऊपर है। तो इसकी सीमा कौन बना रहा है? यहां से देखो सीमा बनेगी नहीं, क्योंकि ये यहां पर है, यहां पर है, सीमा कहां बनी? हम कैसे पता करेंगे कि सदर्न ओशियन कहां तक है? क्योंकि देखो इसके ऊपर ही अटलांटिक ओशियन है, इसके ऊपर ही पैसिफिक ओशियन है, इसके ऊपर ही इंडियन ओशियन है ना? है ना गजब की बात। चलिए आगे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले हम आर्कटिक ओशियन को समझ लेते हैं, बाकी तो आपने देख ही लिए ना, लेकिन आर्कटिक ओशियन को मैं ऊपर से दिखाऊं। ये अभी तक आपने नीचे से देखा, मैं आपकी आंख को यहां पर बना देता हूं। अब आप ऊपर से देखिए, ठीक, ऊपर से देखोगे तो यहां पर आप पाओगे कि ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल पे आ जाओ, इसका मतलब है नॉर्थ पोल पर लैंड नहीं है, वाटर है। पहले तो आपको पता चल गया ना, वाटर है। और यहां पर ये बहुत सारे देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर रशिया दिखाई दे रहा है, देखो रशिया आपको यहां पे ऐसे दिखाई देता है, लेकिन नॉर्थ पोल से देखोगे तो रशिया कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यहां से लेके यहां तक। या नॉर्वे दिखाई देगा, आइसलैंड दिखाई देगा, डेनमार्क है, कनाडा है, यूएसए है। ये सभी आर्कटिक ओशियन की सीमा बनाते हैं, यानी इन्होंने घेर रखा आर्कटिक ओशियन को, दुनिया का जो सबसे छोटा है। ठीक है, आर्कटिक ओशियन में यहां पर बर्फ जमी रहती है, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, तो इस कारण इसकी ये अब पता धीरे धीरे कहीं कहीं इसकी बर्फ टूटती भी जा रही है। ठीक है, मेल्ट भी होती जा रही है। और यहां पर आपको पोलर वियर का नाम सुना होगा, पोलर वियर, आर्कटिक जो पोलर वियर होता है वो यहीं पर मिलता है, ध्यान रखें। ठीक है, वैसे यहां पे देखना चाहो तो यहां पे भी देख सकते हो, ये रहा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के चारों तरफ वाटर ही वाटर दिखाई देता है। ठीक है, अगर अब आ जाओ सदर्न ओशियन पर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था उसको सदर्न ओशियन को अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं।
तो ये आपका बिल्कुल आप यहां पे आ जाओगे ना, ये हो गया सदर्न पोल यानी साउथ पोल। अब साउथ पोल पर लैंड है, नॉर्थ पोल पर क्या था, वाटर था, और साउथ पोल पर क्या है, लैंड है। और इसी को एक कॉन्टिनेंट बनता है, उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। और अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर पानी भरा हुआ है। अब पानी को कैसे वो करते, देखो अब इसके चारों तरफ आपको देखो जमीन नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही ना, तो फिर हम सागरों से इसको पृथकीकरण कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ व्हाइट व्हाइट कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है, दिख रही है लाइन एक, ये क्या है, इसको कहते हैं ओशियन करंट। यानी एक ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, एक ऐसा महासागर है, एक ऐसा ओशियन है जिसकी सीमा का निर्धारण ओशियन करंट करता है। नया फैक्ट है जो आपको शायद नहीं पता हो, ठीक है, और उसका नाम क्या है, ACC, याद रखना, ठीक है। अब इसका पूरा नाम देखना चाहते हो, उसका नाम है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट ये अपने आप में क्या है, कोल्ड करंट है, कोल्ड यानी ठंडी धारा है, ठीक है नहीं, और ये इस महाद्वीप के चारों तरफ चलती है, ठीक है। अब इस धारा के अंदर ACC के अंदर जो जो वाटर है वो सदर्न ओशियन का वाटर, ठीक है, वो है, ठीक है। और इसके बाहर है फिर तो आपको यहां समझ ही सकते हो, यहां पर ये जो अगर आपकी बात करें, ये यहां पे देखोगे ये है ना, अब ये यहां के आसपास चलती है, ये वाली जगह पे चलती है। तो इसके नीचे नीचे क्या है, सदर्न ओशियन आ जाता है, इसके ऊपर इंडियन ओशियन, यहाँ के ऊपर अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक, ठीक है नहीं। चलो एक तो ये हो गया। अब एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, कि यहां पर हमारी क्या है, एक इक्वेटर भी तो है, भूमध्य रेखा भी तो है, और भूमध्य रेखा इन सागरों को दो भागों में बांट देती है। जैसे यहां से ऊपर ऊपर है उसको कहेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको कहेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसको कहेंगे उत्तरी अटलांटिक ओशियन, इसको कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक ओशियन। और भारत को उत्तरी और दक्षिण में नहीं बांटते क्योंकि भारत के ऊपर जमीन है, ठीक है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंडियन ओशियन को इंडियन ओशियन में, ये सदर्न है ही, ये नॉर्थ में है, इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। एक और बात है कि जो इंडियन ओशियन है ना, ऊपर से खाली है नहीं है, ठीक है, ऊपर से रुका हुआ है, लेकिन ये सब ऊपर से भी क्या है, खाली है, जो आप इसको निश्चित रूप से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाली बात तो पता चल गई हो। आइए, क्योंकि ये टॉपिक हाइड्रोस्फीयर का था, और हाइड्रोस्फीयर में जितना भी जल पाया जाता है उसे हम थोड़ी देर के लिए 100% मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 100% में देखेंगे तो 97 जो प्रतिशत है, ठीक है, वो पीने के लायक नहीं है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, ये फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये यहां पर ड्रिंक किया जा सकता है, ड्रिंकिंग, इस पानी को ड्रिंक कर सकते हैं, इस पानी को ड्रिंक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियां हैं। अगर जल में अशुद्धियां घुली हुई हैं तो इसी को क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं, इसी को सैलिनिटी कहते हैं। इसका मतलब सीधे है इम्प्योरिटीज डिजोल्व इन वाटर, इम्प्योरिटीज डिजोल्व इन ओशियन वाटर, दैट्स कॉल्ड सैलिनिटी। यानी ऐसी अशुद्धियां जो जल में घुली हुई हैं उनको लवणता कहते हैं। अब लवणीय पानी को हम नहीं पीते क्योंकि मोस्टली लवणता में इसमें सोडियम क्लोराइड होता है सबसे ज्यादा, यानी नमक होता है। और नमक अगर हमारी बॉडी में ज्यादा चला गया तो वो नमक क्या करेगा, नमक ह्यूमिडिटी एब्जॉर्बर होता है। आप कभी नमक की थैली को खोल के रख दो घर पे, ठीक है, गीली हो जाती है, क्यों हो जाती है, वेट हो जाती है, क्यों हो जाती है, बिकॉज सॉल्ट इज ह्यूमिडिटी एब्जॉर्बर। तो हमारी बॉडी में अगर नमक ज्यादा चला गया तो वो क्या करेगा, पहले तो इधर उधर के पानी को लेगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा हमें, ठीक है। उसके अलावा हमारी कोशिका जो सेल हैं उसके अंदर से भी पानी को खींच लेगा, ये पावर होती है उसके अंदर, ठीक है नहीं। वरना आप कभी गौर करना, जब दादी नानी वगैरह ये एक अचार बनाती हैं, ठीक है, तो अचार में जो आम के अचार में नमक डाल देती हैं बहुत सारा, और फिर आपने एक दो दिन के बाद देखा होगा नानी वगैरह को, दादी को, कि उसमें से बहुत सारे पानी को वो बाहर निकाल देती। पानी कहां से आया, अरे आम के अंदर जो कोशिकाएं थी, कोशिका के अंदर पानी था, वो सारा पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया।
इसी तरह से हमारा हाल हो जाएगा, और अगर हमारी कोशिका मरी तो हम कौन सा जिंदा रहेंगे। इसलिए सागर में होने के बावजूद भी आपको सागर का पानी नहीं पीना, ये ध्यान रखना। अब केवल और केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, ये आपको याद रखना। ये इसके थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूं। तो यहां पे आप देखोगे 97% पानी कैसा है, सैलाइन वाटर है। ओके, और ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद देखिए 3% पानी ही क्या है, फ्रेश है। और 3% पानी को अगर मैं 100% मान लूं समझाने के लिए, ठीक है नहीं, समझाने के लिए, यानी 100% ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा से ज्यादा यानी लगभग 70%, 68.7% जो वाटर है वो आइस केप और ग्लेशियर के रूप में जमा है। बताओ ये रीच में है या आउट ऑफ रीच में है? आपको आउट ऑफ रीच। कोई आदमी पानी पीने के लिए हिमालय के ग्लेशियर पर, तिब्बत के ग्लेशियर पर तो नहीं जाए, ठीक है नहीं, तो ये आउट ऑफ रीच है। ये पीने योग्य तो पानी है लेकिन हमारे जो रीच से बाहर है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर कितना है, 30.1%। तो पानी काफी अच्छा खासा हमारी धरती के नीचे है। अदर्स में कितना है, 0.9%, जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह जो होती है। फिर उसके बाद सरफेस वाटर कितना है, 0.3%। यानी इस 100 में से, यानी पूरे में से 3% को अगर हमने 100 मान लिया है, उसका 0.03% पानी ही सरफेस वाटर है, यानी सरफेस पर वाटर उपलब्ध है, यानी लैंड पर वाटर उपलब्ध। बात समझ गए नहीं? अब देखो लैंड पर जो वाटर उपलब्ध है उसका 87% केवल झीलों में है, 11% आर्द्र भूमियों में है, स्वयं आर्द्र भूमियों में ह्यूमिड, ठीक है, जो लैंड होती है, और 2% रिवर में है। ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? ये पानी की अवेलेबिलिटी, यानी यहां से लेकर ये जो वाटर है ना, ये तो हमारी रीच में है, ये हमारी रीच में नहीं। ये 2% से भी ज्यादा पानी है। इसलिए तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग अगर आ गई तो ग्लेशियर अगर पिघल गए तो सारे ग्लेशियर का पानी कहां पर आएगा, हमारे ओशियन में आ जाएगा, जिससे ओशियन का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ये है। आइए आगे चलने से पहले भूगोल की वही जानी मानी परिभाषा जिससे कि आप सारी चीजों को जोड़ सकते। भूगोल ये समझने की कोशिश करता है कि चीजें कहां पाई जाती हैं, वे वहां पर क्यों हैं और वे समय के साथ कैसे और बदलती हैं। ये चलें, अब आगे चलें, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं। देखो यहां पर मैंने आपको कुछ हल्के से थोड़ा सा वीडियो दिखाया। आप बताओ कि आप समुद्र के अंदर देख पाते हो या समुद्र के बाहर। मान लो आप समुद्र के बाहर बैठे हो यहां पर, ठीक है, तो आपको समुद्र बाहर से ऐसे दिखाई दे, ठीक है। ये जो समुद्र जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको कहते हैं समुद्री तल या समुद्र तल। इसको क्या कहेंगे, सी लेवल। इसको क्या कहते हैं, सी लेवल कहते हैं। यानी हम जो लैंड पर खड़े होकर समुद्र को देखते हैं, समुद्र का ये वाला जो पार्ट दिखाई देता है, इसको समुद्र का तल कहते हैं, ठीक है, ओशियन लेवल कहते हैं। याद रखो, इसमें बहुत ज्यादा उच्चा वच्च नहीं होते, यानी ऊंचा नीचा नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया में जहां भी ऊंचाई हमें मेजर करनी होती है तो इसको एक स्टैंडर्ड लेते हैं और यहीं से ऊंचा देखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि महासागर कहीं से इतना पानी ऊंचा है और कहीं पर इतना पानी नीचा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन वैसे समुद्र तल जो है वो बिल्कुल यानी वो उच्चा वच्च से मुक्त होते हैं, ऐसा समझ। लेकिन ये जो वाटर के नीचे अगर चलते जाएं तो कहीं पर लैंड तो आएगी। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर कुछ पेड़ पौधे उग रहे हैं, वास्तव में तो प्रवाल है, लेकिन ये समुद्र के नीचे जमीन पर है। समुद्र के नीचे भी जमीन होती है, और समुद्र के नीचे की जमीन को हम क्या कहते हैं, नितल, यानी ओशियन फ्लोर, यानी सी फ्लोर या ओशियन फ्लोर, आपको याद रखना, ठीक है नहीं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समुद्र नितल। तो कभी मैं आपको समुद्र नितल बोलूं या फ्लोर बोलूं तो मैं समुद्र के अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की जमीन की बात कर रहा हूं। और अगर मैं आपसे कभी सी लेवल बोलूं, समुद्र तल बोलूं, तो आप याद रखना कि मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, जिसे आप बिना समुद्र के उतरे भी आप उसको देख सकते, ठीक है नहीं। अब आपको आगे लिए चलता हूं, और इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सी फ्लोर की बात करेंगे। देखो टॉपिक भी क्या है, सी फ्लोर, यानी पानी जिस पर भरा हुआ है उसकी हम बात करेंगे। अब यहां पे गौर करना, एक हल्की सी लाइन सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये और ये,
दिखाई दे रही है ये वाली। ये इसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया कि ये सी फ्लोर है, ये क्या सी लेवल है, ये समुद्र तल है। और नीचे जो आपको यहां से लेकर यहां तक ये जो दिखाने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि ये क्या है, समुद्र नितल है। ठीक है, ये फ्लोर है। तो समुद्र का फ्लोर देखो, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अभी हमें सी फ्लोर के बारे में न्यूनतम जानकारी है। मुश्किल से हमारी जानकारी पूरे समुद्र के तल से मात्र 2% के आसपास ही हम एक्सप्लोर कर पाए। समस्त समुद्र का जो तल है उसको अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। हमारे पास संसाधनों की भी कमी है, समय की भी कमी है, टेक्नोलॉजी की भी कमी है कि जिससे हम सारे समुद्र के नितल के बारे में पता कर लें। लेकिन जितना भी पता है उतने एग्जाम में जो काफी है उसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं। समुद्र तल और नितल के बारे में जब आपको पता चल गया तो थोड़ा सा देख लो। यहां पर देखिए ये जो लैंड है और यहां पर वाटर है। ठीक है, यहां से वाटर खत्म हो जाता है, ये लैंड है और यहां पर क्या है, वाटर है। यानी अगर आप देखें तो यहां पर लैंड और वाटर दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये जो दोनों मिल रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तट रेखा बोलते हैं। तट रेखा को क्या कहते हैं हम, कोस्ट लाइन बोलते हैं, जो आपको ठीक है। एक और चीज और बोलते हैं कि जहां पर लैंड और वाटर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो ये अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग इकोसिस्टम हैं इन दोनों। लैंड का अलग इकोसिस्टम होता है, बहुत सारे जीव जंतु केवल लैंड पे रह पाते हैं, कुछ जमीन में उसमें जल में रह पाते हैं। अलग अलग है ना इकोसिस्टम। तो ये दोनों जहां जहां दो इकोसिस्टम आपसे टकराते हैं, देखो यहां ये वो जगह है जहां पर ये दोनों इकोसिस्टम एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जहां पर दो परितंत्र एक दूसरे से मिलते हैं, when two ecosystem merge which ठीक है each other a particular place on a particular place, that's called ecotone। को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। और इकोटोन में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, ये आपको पता होना। यहां पर ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, उसको कोर प्रभाव के नाम से या कोर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से अब हम नीचे की तरफ चलें। ये हमारा क्या है, देखो मैंने यहां पे बना दिया सी लेवल है, ये सब हमने सी लेवल है, इस सी लेवल को याद रखना है। ठीक है, और ये जो आपको जमीन दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं सी फ्लोर। दोनों को याद रखना, तल और नितल में अंतर मत भूलना। देखो यहां पे गौर करो, यहां पे जब गौर करोगे तो यहां पे एक हल्का सा कि एंगल बन रहा हो, बन रहा है, देखो गौर करो, एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं झुकाव। ठीक, तो यहां पर आप गौर करोगे शुरुआत में, तो इस वाले पार्ट को जो कम झुका हुआ है, वो कम गहरा है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी महाद्वीपीय मग्न तट। अब आप कहोगे सर इसमें महाद्वीप शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए किया है कि आप गौर कीजिए, यहां पे ऐसा लगता है जल ने इंक्रोचमेंट कर दिया, यहां पर जल ने अतिक्रमण कर दिया है इस वाली जगह। ठीक है, जल के द्वारा यहां पर क्या हो गया है, अतिक्रमण हो गया है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए महाद्वीप का तो भाग है लेकिन जल के द्वारा अतिक्रमण हो गया है, इस कारण इसको महाद्वीपी मग्न तट यानी जलमग्न हो गया है। महाद्वीप का वो जगह जो जलमग्न हो गया है उसे महाद्वीप मग्न तट के नाम से जाना जाता है, जो आपको याद भी होना चाहिए और आपको पता भी होना। ठीक है, दैट्स क्लियर और नॉट। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहां पर ये बहुत तीव्र ढाल आपको दिखाई देगा जो 5 डिग्री से ज्यादा होगा। देखो यहां पे भी आप ऐसे करके लाइन खींच सकते हो और ये वाला एंगल निकाल सकते हो 5 डिग्री से ज्यादा। यहां पे 2 या 3 डिग्री से होता है, यहां पे 5 6 7 8 9 इतनी डिग्री हो सकता है, एंगल बन सकता है। ठीक है नहीं, तो यहां पे देखो अचानक ढलान आ जाता है, खूब ढलान आ जाता है। तो ये महाद्वीप ही तो है, महाद्वीप के पार्ट में अचानक ढलान आ गया है तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या कहते हैं इसको, महाद्वीपीय ढाल या ओशियनिक स्लोप कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये फिर मैदान आ जाता है मस्त वाला में, इसको अबाइसल, ठीक है अबाइसल प्लेन कहते हैं या इसको समुद्री मैदान। अब समुद्री मैदान में देखो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है आपको। समुद्री मैदान में यहां पर आपको कुछ ऐसी आकृति नहीं दिखाई दे रही है जो आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई है, लेकिन ऊपर से क्या है, फ्लैट है। ठीक है, तो अगर इसको हम धरती पर देखते हैं, सरफेस पर देखते हैं, तो इसको हम प्लेट्यू कहते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर एक प्लेटीनुमा जो आकृति होती है वो गुआट के नाम से जानी जाती है। ये महत्वपूर्ण है और प्रश्न
से आपसे पूछे जा, ठीक है। अगर ये ऊपर से नुकीला नहीं होता, ये क्या होता, ऊपर से ये फ्लैट ना होकर नुकीला होता, ऐसे करके होता, तो इसको सी माउंट कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, सी माउंट, यानी ऐसे पर्वत जो समुद्र के अंदर हैं, सी माउंट के, ठीक है। तो ये भी याद रखना। यहां पर आपको बहुत सारे ज्वालामुखी भी दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है ज्वालामुखी है, जो अंदर से आ रहा है और ऊपर तक दिखाई दे रहा है, ज्वालामुखी। तो इससे ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ कभी कभी पर्वत बढ़ते 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 समुद्र के तल से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, समुद्र के तल से ऊपर निकल जाते हैं और हमें लगता है अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है, लाओ यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, तो ये द्वीप बन जाते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर पानी भरा हो लैंड के समूह के, उसी को हम द्वीप कहते हैं। फिर यहाँ पे बसावट भी शुरू, तो ग्वाइट हो गया, सी माउंट हो गया, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर और ये द्वीप हो गए, आइलैंड्स भी हो गए। इसके अलावा समुद्र तल में इस प्रकार की चीजें भी आपको दिखाई देंगी। आप कहोगे सर ये क्या है, ये वो है कि जैसे आपने आलू देखे हो, देखे आलू, आलू को जिसमें दबाया जाता है उसको मेड़ कहते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा करके बना लेते हैं, से ही यहाँ पर ये मेड़ सी बन जाती है। जैसे धरती यहाँ से फटी, तो यहां से जो मैग्मा है वो बाहर आया, मैग्मा यहाँ पे जम गया और बन गई एक लंबी लाइन, फिर कुछ समय के बाद और जगह से फटी, फिर यहाँ पे लाइन बन गई। इस प्रकार से बहुत सारी लंबी लंबी ऊपर उभरी हुई, ठीक है, ऐसे उभरी हुई लाइन होती है ये, लेकिन ऐसे ऐसे करके लगातार ये अंदर की तरफ चलती, ठीक है। इनको कहते हैं रिज या कटक, वो क्या कहते हैं, कटक रिज, ठीक है ना। ये याद रखना, मिड ओशियन रिज, यानी इसने बताया है कि मिड ओशियन रिज है, ठीक है। अब यहां पर देखो कहीं कहीं पर ये जमीन एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ठीक है, यहां पर गड्ढा बन चुका है तो इसको ट्रेंच या गर्त कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखें तो खाई, खाई है, ऐसी समुद्र के अंदर की जो खाई है ना उनको हम गर्त कहते हैं, ये आपको याद रख, इतनी बात याद हो गई, ठीक है। और फिर देखो यहां पर आप देखो, फिर ये स्लोप आ जाएगा, फिर ये आपको मग्न तट आ जाएगा और फिर इसके बाद चीन आ जाएगी। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। आइए इसको थोड़ा सा लिखित में भी समझ लें, लिखित में भी इसको पढ़ लें। यह सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, तो यह महाद्वीप और महासागरों का मिलन स्थल है, बिल्कुल सही है। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री होता है, ज्यादा गहरा होता नहीं। औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। पेट्रोलियम और गैस के अपार भंडार है और प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है, ठीक है ना, ये है, बस याद रहा। महाद्वीपीय ढाल, ये आपको पता है क्या करते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट को समुद्र के गहरे भाग से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये है 5 डिग्री तक होता है। गहरे समुद्री मैदान, हमारे यहाँ पर जितना भी ओशियन है उसके 76% भाग पर समुद्री गहरे मैदान ही है, जो आपको याद रहने। फिर उसके बाद क्या, महासागरी गर्त। ये गर्त कैसे बन जाती है, आपके दिमाग में नहीं आया, तो जब कभी दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे कि मैं आपको बढ़ा चुका हूं, एक प्लेट चली जाती है नीचे ऐसे करके और एक प्लेट थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, अब बीच में इरप्शन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्या है, कुछ आएगा ही नहीं। और समुद्र तल कितना है, यहां से समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र का नितल हो गया, ये समुद्र का तल हो गया, ये नीचे नितल हो गया, यहाँ से लेकर तला जो है। तो देखो यहाँ पे तुम जाओगे तो ये गहरा है, हो गया कि नहीं, इसी को कहते हैं गर्त, इसी को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, जो आपको पता हो, ठीक है नहीं। विश्व का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है, यानी विश्व की सबसे गहरी गर्त है वो मारियाना ट्रेंच है, जो पता होना चाहिए। 11,022 मीटर। यह महाद्वीप महासागरीय प्लेटों के मुड़ने के कारण बनी है, वो मैंने आपको बता दी। अब तक लगभग 57 महासागरीय गर्त की पहचान की जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर। आइए कुछ इंपोर्टेंट गर्त को देखते हैं, लेकिन उससे पहले गर्त का फोटो देख लो। देखो यहाँ पे है कि नहीं, गड्ढा हो रहा है इतना, ये आप गड्ढे को देख सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं। यहाँ पर एक वो देखी गई, अभी स्टार फिश भी देखी गई, ये भी कोई, ये मारियाना ट्रेंच इस प्रकार की हो। कुछ ट्रेंच हैं जो आप देख लो। मारियाना ट्रेंच 11,022, यानी अवरोही क्रम लिखा हुआ बड़े से छोटा, तो प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में। मिंडानाओ प्रशांत महासागर। पोर्टो रिको अटलांटिक। अटाकामा प्रशांत महासागर। रोमसे गर्त अटलांटिक महासागर। सुंडा गर्त हिंद महासागर, जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहते हैं कुछ ट्रेंच को कहाँ है, तो याद रखो ये मारियाना ट्रेंच है, यहाँ पर जो दिख रहे, यहाँ पर जापान ट्रेंच है, यहाँ पे कुरल ट्रेंच है, ठीक है नहीं। ये सब गड्ढे गड्ढे हैं, खतरनाक खतरनाक वाले गड्ढे।
और भी कहीं अगर आपको ट्रेंच दिखाई दे रहे हो तो वहां पे निशान लगा लेना और यहाँ पे देख भी लेना, ठीक है नहीं। तो देखो प्रशांत महासागर में उधर भी और यहाँ भी एलियोशियन ट्रेंच, देखो यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन में, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंच, ट्रेंच के अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कटक या रिज भी होते हैं। तो हिंद महासागर का ये कटक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूछ लेना, बहुत बार पूछता है। 90 ईस्ट रिज, ये नहीं पता तो फिर पता ही नहीं आपको कुछ, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे निश्चित रूप से इस रिज के बारे में पूछ लेता है, 90 ईस्ट रिज। इसके अलावा एक और रिज यहां पर है, ऐसे ऐसे करके रिज बनी हुई है, ये भी आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं ओशियन टेम्परेचर के बारे में, समुद्र के तापमान को थोड़ा सा। तापमान को समझने से पहले जिसकी वजह से तापमान होता है उसको भी समझ लेते हैं, सूर्य देवता। सूर्य देवता से हमें सोलर रेडिएशन आती है, आपको पता है। सोलर रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं जिन्हें हम प्रकाश कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती हैं, ये अपनी एक डायरेक्शन में इस प्रकार से गति करती है, ठीक है। जब इस प्रकार से गति करती हैं इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग है। तो जब ये पानी के अंदर प्रवेश करती है तो ये मीडियम में नहीं चल पाती, उसमें द्रव में ये ज्यादा अच्छी तरह से नहीं चल पाती, याद रखना, ओके। और ये ढंग से काम भी नहीं करती है वहां पर, थोड़ा सा बातें समझ लेना इस बात को, ठीक। तो यहां पर समुद्र है, समुद्र के अंदर ही आना चाहती हैं, तो ये केवल और केवल समुद्र को पेनिट्रेट कर पाएंगी 200 मीटर। 200 मीटर के बाद ये अचानक गायब हो जाती है, यानी ये आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो यही जो जगह है वहीं पर समुद्र का तापमान ज्यादा रहता है, बाकी सब जगह समुद्र का तापमान कम रहता है। लेकिन एक और बात है जो पानी से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए। पानी क्या करता है, 0 से लेकर 4 के बीच में एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। अगर तापमान बढ़ रहा है ऐसे करके, अगर मान लो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं 0 से 1 तक, ठीक है, तो यहां पर वैसे तापमान बढ़ने से डेंसिटी क्या होती, घटती है। लेकिन यहां पर लगातार डेंसिटी इसकी बढ़ती जाती है और 4 डिग्री पर क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है नहीं, मैक्सिमम डेंसिटी होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सबसे कम। 4 डिग्री पानी जो है उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है और इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। इससे और कम 3 डिग्री का पानी क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा, तो आप खुद सोच सकते हो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है नहीं। 2 डिग्री वाले पानी का घनत्व कम होगा, 1 डिग्री वाले का और कम होगा, 0 डिग्री वाले का घनत्व और कम होगा। इसीलिए बर्फ क्या होती है, इस पर तैरती रहती है और कभी कभी बर्फ के बारे में हम अनुमान लगाना भूल जाते हैं। इसी कारण अटलांटिक ऐसी जगहों टकरा जाते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है नहीं। अब ओशियन टेम्परेचर की यहां पे बात करें तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण महासागरों पर उच्च तापमान मिलता है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। विषुवत रेखा पर क्यों नहीं मिलता, ये आपको निश्चित पता होना चाहिए। विषुवत रेखा पर इसलिए नहीं मिलता है, ठीक है, किस लिए नहीं मिलता पता है, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां पर 4 बजे बारिश होती रहती है, बादल बहुत होते हैं, बारिश होती है, बादल बहुत होते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा तापमान नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, नीचे आ जाओ, तो वहां पर बहुत कम वर्षा होती है, इस कारण वहां पर तापमान ज्यादा होता है। सबसे अधिक तापमान उष्णकटिबंध से घिरे हुए समुद्रों में मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में जो जो सागर हैं वहां पे तापमान ज्यादा मिलेगा, जैसे लाल सागर, फारस की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, यहाँ का तापमान 29 से 30 डिग्री रहता है। देखो कितना रहता है, सर्दियों में अगर इसमें हाथ डालोगे तो आपको गर्म लगेगा। ध्रुवों की ओर महासागरों का तापमान घटता है, यानी हम अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान घटेगा, सीधी बात है, नॉर्मल है ये तो, ठीक है। सूर्य के दक्षिण में रहने पर समताप रेखाएं दक्षिण की ओर हो जाती हैं। समताप रेखाएं याद रखना कौन सी रेखाएं, जो समान तापमान वाले क्षेत्र को मिलाती हैं। तो जैसे ही सूरज दक्षिण की तरफ आएगा, ठीक है, आता है ना कि जून को तो कर्क रेखा पे पहुंच जाता है और फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा। तो जब 21 मार्च से लेके नीचे आने लग जाता है तो समताप रेखाएं भी क्या होती है, साथ साथ यानी वो भी दक्षिण की तरफ आ जाती है, याद रखो, ठीक है नहीं। चलिए, उत्तरी गोलार्ध के महासागरीय भागों में दक्षिणी गोलार्ध से अधिक तापांतर मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है, लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए तापांतर ज्यादा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लैंड की कमी है, इस कारण वहां पर तापांतर ज्यादा नहीं हो पाता। महासागरों पर समताप रेखा अक्षांश रेखा का अनुसरण नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे अक्षांश हैं उसी प्रकार से समताप रेखा है, वो भी ऊंची नीची होती रहती है। रीजन क्या है, क्योंकि
यहां पर देखें जो पवन होती हैं उस तापमान को बदलती रहती है, क्योंकि एक जगह का पानी को दूसरे को पहुंचाते हैं, दूसरे का तीसरी जगह, ऐसा होता है। महासागरों की सतह की जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जरूर याद रखना। अक्षांश के साथ बढ़ने पर तापमान घटने की दर प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे और धीरे धीरे ऊपर चलते जा रहे हैं तो हमारा तापमान घटता जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, अक्षांश की ओर बढ़ने पर, यानी यहाँ से बाकी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो तापमान देखो 0.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक अक्षांश पर 0.5। 40 डिग्री अक्षांश पर यह तापमान लगभग 14 डिग्री होता है। ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री होता है। उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान 19 डिग्री होता है, 16 डिग्री के आसपास होता है। ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं आता। ये मैंने आपको बताया था कि सूरज का प्रकाश कितना आता है, 200 मीटर तक आता है और वहां पर तो तापमान होता है, लेकिन 200 मीटर के बाद अचानक तापमान बहुत तेजी से कम होता है। ठीक है, क्योंकि सूरज का तापमान तो आता नहीं है। ठीक है, और एंट्री नहीं कर पाता, तो वो एक संक्रमणशील जगह होती है जहां पर तापमान बहुत तेजी से डिक्लाइन करता है। समुद्र के अंदर वो जगह जहां पर तापमान तेजी से डिक्लाइन करता हो, उस जगह को थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो वो जगह को थर्मोक्लाइन कहते हैं और ये कई बार प्रश्न आता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खराब आ रहा है। तो थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन इज अ थिन ट्रांजिटिव बैंड विद इन द ओशियन वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप मोर रैपिडली। यानी बहुत तेजी से देखो घट रहा है यहाँ पे, उसी को क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। तो मैं आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थर्मोक्लाइन। ये क्या है पूरा मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। थर्मोक्लाइन समुद्र के अंदर की ऐसी पतली संक्रमणशील पट्टी होती है जहां से तापमान अधिक तेज गति से गिरने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, तो इसलिए ज्यादा उसमें मत आना, लिख लिख दूंगा, वरना मैं समुद्र के अंदर ऐसी पतली संक्रमणशील, समुद्र के अंदर एक ऐसी पतली संक्रमणशील पट्टी जहां तापमान तेजी से गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है नहीं? बात आती है समुद्र के तापमान को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ये भी ध्यान रखना। अक्षांश तथा सूर्य की तिरछी रेखाएं, ये तो आपको पता ही है। अक्षांश के हिसाब से जिन अक्षांशों को सूर्य का प्रकाश से ज्यादा प्राप्त होता है, वहां समुद्र का पानी ज्यादा गर्म होगा, सीधी बात है। ठीक है, सीधी या तिरछी, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा सूर्य अपने किरणों से, तो वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी। या तिरछा है तो वहां पर कम है, तो समुद्र का तापमान भी प्रभावित होगा। जल और स्थल खंडों की स्थिति, जहां पर स्थल खंड ज्यादा है, ठीक, स्थल खंड ज्यादा है और स्थलों के मध्य में कोई महासागर या सागर घिरा हुआ है, तो स्थल में तापांतर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहां पर भी तापमान में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रचलित पवनें, पवनें भी क्या करती हैं? पवनें भी इसी प्रकार का कार्य करती हैं। पवनें चलती हैं, ठीक है, और पवनें क्या करती हैं कि ऊपर से बहुत सारे जल को आगे लेके आती हैं, जैसे ठंडा जल नीचे से ऊपर अपवेलिंग होने लगती है, उससे भी समुद्र के तापमान प्रभावित होते हैं। महासागरीय धाराएं, जहां ठंडी धाराएं जाती हैं, वहां सागर के तापमान को कम कर देती हैं, गर्म वाली गर्म कर देती हैं। समुद्र की गहराई, जैसे जैसे गहराई पर जाओगे समुद्र का तापमान घटता जाता है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। आगे क्या है? ओशियन सैलिनिटी, यानी महासागरों में जो अशुद्धियां होती हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। ध्यान रखना कि समुद्र जल में घुली हुई अशुद्धियां लवणता कहलाती हैं। ठीक है नहीं? और इन्हें प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है, यानी इस प्रकार से दर्शाया, कहीं पे लिखा है 30 के। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी लेने पर आपके उसके अंदर 30 ग्राम नमक होगा। ध्यान रखना। ये कौन कौन सी लवणता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा लवणता मिलेगी आपको सोडियम क्लोराइड की, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सीक्वेंस में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखना, बड़े से छोटा सबसे ज्यादा यही है। महासागरों के जल का औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार है। याद रखो, खुले सागरों में कम लवणता पाई जाती है। खुले सागरों में कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि खुले सागरों में बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होता रहता है, लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि बंद सागरों में अधिक लवणता होती है। नहीं,
खुले सागरों में, खुले सागर कम लवणता होती है, इसका मतलब ये है लवणता कम है। खुले सागरों में इधर उधर का पानी सब जगह मिलता रहता है। अब सब जगह का पानी, नदियों का पानी मिलता रहेगा तो लवणता ज्यादा कम नहीं हो, ठीक है, ज्यादा नहीं हो पाती, कम हो जाती। बंद सागरों में क्योंकि एक एक जगह के जल दूसरी जगह के जल से नहीं मिलता, वाष्पीकरण होता रहता तो लवणता लगातार बढ़ती जाती। कर्क और मकर रेखा में सर्वाधिक लवणता होती है क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है और यहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है, बरसात कम होती है। विषुवत रेखा के नेत्र लवणता कम है, ठीक है, विषुवत रेखा के पास लवणता कम है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, 4 बजे रोजाना बारिश होती है। ध्रुवों के पास लवणता बर्फ के पिघलने के कारण कम हो जाती है, ठीक है, ध्रुवों के पास लवणता इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पे पानी है, पानी जमा हुआ पानी है, वो जब पिघलता है तो उससे, क्योंकि उसमें लवणता नहीं होती तो लवणता को थोड़ा कम कर देता है। उत्तरी गोलार्ध में लवणता 34% पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में 35 पाई जाती है। इसका कारण है कि दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी गोलार्ध का, वो नदियों से जल की आपूर्ति कम होती है। सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी? कैस्पियन झील है, पता होना चाहिए। सबसे अधिक लवणीय झील तुर्की की वॉन झील है, जहां लवणता 330 है। मृत सागर देख लो, या मृत सागर में देखो 238 है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में 220 है। महासागरों में लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि लवणता को कौन कौन कारक प्रभावित करता है। देखो याद रखना, यहाँ पे ये वाष्पीकरण दे रखा है, जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां पे लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो पानी पानी तो जा रहा है, लवणता थोड़ी जा रही है, तो मात्रा बढ़ेगी। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पे लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि वर्षा का पानी शुद्ध होता है, इसलिए पानी ज्यादा, ठीक है। नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति, जहां नदियों का पानी समुद्र में मिल रहा है वहां पे भी लवणता कम हो, ठीक है। और स्थल खंडों से घिरा हुआ होना, जो स्थल खंडों से घिरा हुआ वहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इसलिए लवणता कम हो जाती है। ये लवणता के अपने आप में कारण थे। द पार्ट ऑफ अर्थ लिथोस्फियर द सरफेस इज द ओशियन बेसन इज कॉल्ड, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। द पार्ट ऑफ अर्थ लिथोस्फियर द सरफेस इज द ओशियन बेसन इज कॉल्ड। ओशियन बेसन को क्या कहते हैं? ओशियन बेसन के सरफेस को ओशियन फ्लोर कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सी फ्लोर जो, ठीक है। तो चलो इसके हम क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप करके देखना, और अगर आप पे नहीं होते हैं तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको जनरली कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिए हैं कि आप इसको निश्चित रूप से कर पाओ, है ना। का आंसर नहीं दिए मैंने। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा महासागरीय धाराएं, यानी हम अ, महासागरों के परिसंचरण की बात करेंगे, जल के संचरण। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, और आप सब लोग कैसे हैं ये भी आप बताओ। बढ़िया तरह से पढ़ें, अपने मन पर विश्वास रखें और चलते रहें, जीतते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।